नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से विनती है, निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो जिसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ये आप ही का चैनल है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और इसे सब तक पहुंचाना ज़रूरी है। आज चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बिहार गए हैं नामांकन फाइल कराने और यहाँ पे इकरा हसन का एक वीडियो निकलता है, उस पर चर्चा करेंगे। बिहार इलेक्शन में जो गतिविधियां हैं उस पर हम बात करेंगे और गुजरात में एक रीशफल हो रहा है। कल 12:39 पर 10 नए मिनिस्टर जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं और 10 मिनिस्टरों को हटाया जाना है। उसके पीछे की सारी कार्रवाई क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है। 2 हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल खौलखियान साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। सहरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आलोक कुमार रंजन ने आज नामांकन दाखिल किया। जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और बिहार में माता जानकी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बिहार में भाजपा के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की सभाएं शुरू हो चुकी हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद योगी जी की अपनी लाइन सेट है, राम मंदिर और अब मां जानकी मंदिर का चुनावी भाषणों में हिस्सा बनकर बाहर वालों के साथ भीतर वालों के लिए भी एक कोडेड मैसेज दिया जा रहा है। उससे पहले इकरा हसन जो कि मुस्लिम समाज से आती हैं, उनका कहना है अमृतकाल में भारत में कोई सुरक्षित नहीं है, खासकर दलित और मुस्लिम। और इकरा मुनव्वर हसन ने लगातार घटनाएं जो हो रही हैं वेस्टर्न यूपी में, उसके बारे में एक बयान दिया। वो बयान सुन के फिर मैं सवाल लेता हूं। तक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। जी, दुबे जी, पहला प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगा इस विषय पर। कहीं किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को इतना जलील किया गया कि उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया गया। आपने देखा आईपीएस वाई पूरन कुमार के साथ क्या हुआ। और कहीं किसी को मार दिया जाता है, एक एएसआई की मौत, उसको आत्महत्या बताया जा रहा है और लोगों का मानना है ये मौत जो है ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। पूरन कुमार का जो केस था, उस पे इतना प्रेशर सरकार पे बन रहा था, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उनको कोई ना कोई आहुति तो देनी थी। भारत की सबसे बड़ी नीति निर्धारक और लोकतंत्र का स्तंभ लोकसभा की सांसद इकरा हसन, जो संघ भाजपा जब चुनाव में हार नहीं पाए तो गालियां दिलवाकर इस तरीके की चीजें करते हैं। इकरा महिला शक्ति की प्रतीक हैं, उच्च शिक्षित और गंगा जमनी तहजीब की ये महिला सांसद सलीके से जवाब भी देती हैं, प्रश्न भी करती हैं। और पूरी जो वो मीटिंग थी, वो जो पंचायत थी, उसमें सिर्फ एक फीमेल थी जो खड़े होके बोल रही थी। और हुकुम सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि उनका परिवार और हमारा परिवार कई सालों से राजनीति करता आया है। आज तक हमने बाबा हुकुम सिंह के परिवार में किसी को गाली दी हो या बाबा हुकुम सिंह ने हमारे परिवार में किसी को गाली दी हो। तो इस गंगा जमनी तहजीब का हवाला देकर उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये एक आम बात हो गई है। हमारे भारत में जो एक सौभाग्य की राजनीति चलती थी, एक सौभाग्य का जो विषय था, वो
एड्रेस जो है वो अब किसी ना किसी तरीके से खराब होता जा रहा है, एक विष घोला जा रहा है अमृत में। तो ये सारे विषय पर दुबे जी आपका क्या कहना है? इकरा हसन के बारे में और योगी आदित्यनाथ जो अब जाके वहाँ जानकी मंदिर बनवाने के लिए गए, राम मंदिर का काम हो गया, अब जानकी मंदिर बनवाने गए, उसके बारे में? अनम्यूट कर लीजिएगा। जी आप जी देखिए, मोदी भाजपा जब भी मुंह खोलती है तो कुछ ना कुछ गंदा बोलती है, और उस गंदे में, उस चपेट में चाहे महिला आ जाए चाहे पुरुष आ जाए, उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं। हालांकि वो बात नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी को देवी से करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो नारियों की जो स्थिति है, अगर आप आंकड़े देखें तो इस दौरान महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या के बहुत से मामले बढ़े। और जब ये कहा जाता कि सिर्फ दलितों और मतलब अन्य इस ढंग के कुचले मसले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि सब मुसलमानों, दलितों पर विशेष रूप से ये हर उस व्यक्ति पर प्रहार करते हैं लोग जो इनके साथ असहमति जताता है या जिसके बारे में इनको लगता है कि यार ये आदमी हमारे काम का नहीं है। तो वो एक फिल्म का मुझे गाना याद आया। इनका अंदाज ये है कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो ये किसी और को चाहने नहीं देना चाहते। ये कहते हैं हमको चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इकरा हसन आप देखते हैं, बड़ी डिसेंट महिला है, बड़ी संजीदगी से बात करती हैं, और अगर वो नाम न बताएं तो सामान्यतः आपको ये भी आभास नहीं होगा कि वो किस धर्म की है। बिल्कुल इंडियन लेडी है, मुस्लिम है, हिंदू है, दोनों इंडियन लेडी होने का हक रखते हैं। तो अब ये तो देखिए चुनाव आ गया है, हमारे यहाँ से हमारे योगी जी सुबह शाम तक एक ही बात कहते रहते हैं कि अगर कोई भिड़ेगा जहन्नुम को पहुंचा देंगे। अब मुझे पता नहीं कि वो जहन्नुम का एड्रेस उनके पास कहाँ है, किस पोस्टल एड्रेस में जहन्नुम का लिखा हुआ कि इस जगह जहन्नुम है, तभी तो पहुंचा देंगे ना। अब अगर कहीं जहन्नुम के बारे में पता हो, नहीं उनका है जहन्नुम पहुंचा देंगे, बुलडोजर से ढा देंगे, और फिर कहते हैं कि पहले कुछ नहीं होता था और अब सब कुछ होता है। ये एक उनका एक तरीका है। तो वो अब जैसे बिहार गए, तो वो किस लिए गए? देखिए बिहार में भाजपा गठबंधन की हालत बहुत खराब है। एलजेपी और जेडीयू में बिल्कुल जूतम पैदार हो रही है। आज भी कई दृश्य सामने आए जहां मारपीट हो रही है, और जेडीयू ने एलजेपी के तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, 6-7 सीटों पर, क्योंकि जेडीयू 2020 का दर्द भूली नहीं है, जब चिराग पासवान ने लगभग सभी सीटों पर जेडीयू के अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसकी वजह से वो 45 के आसपास ही सीटें जीत पाए और नंबर 3 की पार्टी हो गई, वरना वो अच्छी खासी सीटें पाते। तो अब जब बीजेपी के पास एकमात्र चुनाव में क्या, एक वो ये कहेंगे कि घुसपैठिए आ गए। हालांकि चुनाव आयोग कोई घुसपैठियों के फिगर नहीं दे पाया है, लेकिन ये कहते पूरे बिहार में घुसपैठिए आ गए। अच्छा, इनके भक्त इनसे ये नहीं पूछते हैं कि भाई ये घुसपैठिए आए तो गृह मंत्रालय आपके पास, शासन में आप हैं, तो घुसपैठिए कैसे आ गए? लेकिन अन्य भक्त का मतलब ये होता है कि उतना ही देखता है जितना मालिक चाहता है, वो उतना ही सुनता जितना मालिक सुनाना चाहता है, तो उसके आगे सुनना नहीं चाहते। कोई लॉजिक उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो बिहार में तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़ी है अभी भी, और एक जो दलित मुद्दा आ गया, इसको फिर महागठबंधन नए ढंग पेश करना चाहेगा। राहुल गांधी, उनके क्या है,
पूरन सिंह के यहाँ भी गए। आज आज 16 कल, हाँ कल शायद रायबरेली में हरिओम के यहाँ भी जाने वाले हैं। मुझे बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि जब वो लोग कहते हैं कि साहब ये पूरन सिंह को एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि पूरन कुमार बहुत भ्रष्ट थे। अब कोई भ्रष्ट इसके लिए कोई आत्महत्या करने का कोई रिकॉर्ड मैंने नहीं सुना। उन्होंने आत्महत्या की कि हत्या की, लेकिन ये बताने की कोशिश की गई कि ये भ्रष्ट था, ताकि जो दलित उत्पीड़न की आवाज बच जाए, उस पर चर्चा ना हो, और चर्चा इस पर हो कि वो भ्रष्ट था। अच्छा, मान लो भ्रष्ट भी था, तब भी अगर उसने उत्पीड़न के तहत आत्महत्या की तो अपराध तो है। लेकिन ये अपना इन लोगों का एक तरीका है, और काफी हद तक के बताने में सफल भी रह जाते हैं। ये बात अलग है कि अब भक्तों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ भक्तों को थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लग गया है, कुछ भक्तों को पूरा दिखाई पड़ने लग गया है, कुछ के कान थोड़ा खुल गए, किसी के ज्यादा खुल गए। इसीलिए 240 सीटें 2024 में लोकसभा में आई थी। अगर उतने ही बहरे लोग होते तो कतई नहीं आती। अब वो 240 भी आई क्यों? वो इसलिए आई कि उसमें कम से कम 60-70 सीटें या 40 तो मान लीजिए जो बेईमानी की थी, तो यानी 300 से घट करके 200 हो गए थे। अब आपने बिहार की बात, गुजरात की बात की। देखिए, गुजरात एक विचित्र जगह है, वहां की राजनीति भी विचित्र है। शायद पहला देश होगा जहां विधानसभा चुनाव के पहले, इसके पहले भी हुआ था चुनाव में, मेरे ख्याल पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया था। और अब आपने बताया कि 10 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ले लिया गया उनसे, और 10 नए लोग शामिल होंगे। तो ऐसा लगता है कि ये अमित शाह और आनंदीबेन, इन दोनों के गुट का टकराव है। और दिसंबर में यहाँ लोकल बॉडी चुनाव होने हैं। तो बीजेपी का अपना एक स्टाइल है कि कोई चीज नहीं जीतना चाहे, भले उसका प्रधानमंत्री हो, लेकिन अगर मोहल्ला कमेटी का भी चुनाव होगा तो चाहते कि ये चुनाव भी हम जीते, और उस चुनाव के लिए भी नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एक ऐसी पार्टी जो पिछले मतलब 11 साल से पूरे देश में और 20 साल से कई जगहों पर अलग अलग सत्ता में है, वो एक दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं खोज पाई है। एक ही नरेंद्र मोदी के, अब वो हांफने लग गए दौड़ते दौड़ते। वो जो कमांबर होता है ना, क्यों कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर बोल नहीं सकते, उनको तो इन लोगों ने रोबोट बना दिया है। तो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के क्या बोलेंगे? चलते चलते हांफने लग गए। और ये बात अब उनके जो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई पड़ने लग गई। मुझे लगता है जो गुजरात में वो करने जा रहे हैं, ऐसा पहले भी करते रहे, और गुजरात तो उनका बंधुआ मजदूर है भाजपा का। और जितने और कैसे उसको रन करते हैं, ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि गुजरात के जितने व्यापारियों को देश भर में सब सरकारें जहां भी बीजेपी के ठेकों की भरमार है, पुलों की भरमार है, पुल टूट जाते हैं, उनकी जांच नहीं होती। मध्य प्रदेश में वो जो काल भैरव वाली जगह थी, उसका सब उड़ गया आंधी में, उसकी जांच नहीं होती, क्योंकि सारा गुजरात के लोगों को दिया गया। हमारी जो अयोध्या है, वहां भी गुजरातियों का एक पूरा मतलब वर्चस्व हो गया है। और हमारे रामचंद्र जी, मैं आपको बताऊंगा अगले दौर में कि हमारे भगवान राम भी जो है, अब नहीं, सीता की बात भी नेक्स्ट दौर में करेंगे। ठीक ठीक है दुबे जी, मैं आता हूँ नेक्स्ट राउंड में। प्रफुल्ल भाई, जो बात अभी दुबे जी ने कही, उसमें एक बात और जोड़ देता हूं। गुजरात का कैबिनेट एक्सपेंशन ये जो होने वाला है 2.5 साल से पहले हो रहा है। ऐसा कभी भी गुजरात में नहीं हुआ कि 2.5 साल से पहले कोई कैबिनेट एक्सपेंशन हो। 10 मिनिस्टरों को निकाला जा रहा है। 27 कैबिनेट मिनिस्टर्स की कैपेसिटी में 17 कैबिनेट मिनिस्टर हैं सिर्फ, उसमें भी 10 को रिप्लेस किया जा रहा है। और जो विश्वकर्मा साहब को मिनिस्टर हटा के पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है, सीधे सीधे लोकल बॉडीज जो इलेक्शन है उस पर उनका निशाना है। जब भी लोकल बॉडीज इलेक्शन आते हैं, कोई ओबीसी दलित समाज के आदमी को या वंचित समाज के आदमी को ये पार्टी प्रेसिडेंट बनाकर ये दिखाते हैं कि देखिए हमने प्रेसिडेंट बना दिया मुर्मू जी को। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन में वो आए, राम मंदिर के
उसमें आए, अनावरण में आए ना आए, पर वो राष्ट्रपति हैं, हमने सोशल जस्टिस कर दिया। और ऐसा ही सोशल जस्टिस उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया। मोहन यादव जी को सीएम बना दिया और 27% आरक्षण के लिए अपने ही लोगों को लगा दिया कि भाई इसको मत होने दो। और यही अब मामला जो है गुजरात में हो रहा है। गुजरात में जो उनके मिनिस्टर हैं विश्वकर्मा साहब, उनको बनाया जा रहा है और वहां पे अपने लोगों को जो प्रो कॉर्पोरेट हैं, जिसमें हर्ष सांघवी, रेवाबा जडेजा, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। ये कांग्रेस से डिफेक्शन करके आए हैं पार्टी के और उनको अब मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक बैंक्रप्सी भारतीय जनता पार्टी के खुद नेतृत्व में हो गई और जितने उनके वॉशिंग मशीन में धुले लोग हैं उन्हीं को आगे मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो और आम आदमी पार्टी का भी वर्चस्व हो रहा है, क्योंकि 2 बाईपोल में आम आदमी पार्टी जीती, उसका भी एक डर गुजरात में सता रहा है उनको कि लोकल बॉडी इलेक्शन में कहीं गुजरात में फिर से मजबूत हो गई और पाटीदार लोवा पटेल अगर आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए तो हमारा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा मामला। दूसरी तरफ एक अंतर्द्वंद भारतीय जनता पार्टी में, जिसका मैं इशारा करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में लिंगायतों की तरह एकजुट हो जाओ। ये बात उमा भारती ने कही कि यदि ओबीसी समुदाय लिंगायतों की तरह एक हो जाएगा तो उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। एक देवता, एक पूजा विधि और आपस में रोटी बेटी, तब आपस की ताकत बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि उमा भारती ने भी मध्य प्रदेश में एक बिगुल बजा दिया है, एक स्वर उनका भी शुरू हो गया है बगावत का। ये अगर ओबीसी वंचित समाज के लोग बगावत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? इस एनडीए गठबंधन में बिहार इलेक्शन में क्या होने वाला है प्रफुल्ल भाई, तीनों मुद्दों पर? जी, सभी को नमस्कार। और देखिए, बगावत तो ये क्या करेंगी, और बगावत और अदावत जब पहले ही नहीं समझ पाई तो अब पहले ही समझा जाना चाहिए था। वो तो जब बिल्कुल स्पष्ट मामला था, फिर भी इन लोगों को लग रहा था भारतीय जनता पार्टी से जो पिछड़े समाज हैं, दलित समाज हैं, आदिवासी समाज हैं, इनके एक हिस्से को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में इनके लिए कुछ न कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो ये इस गलतफहमी का शिकार तो होना नहीं चाहिए था। तमाम समझदार लोग पहले से ही कह रहे हैं और इनके भी नेतृत्व इस बात को समझ रहे थे, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे थे। खुद कल्याण सिंह ने इस बात को समझा, हालांकि मुख्यमंत्री जब वो बने तब वो इस बात को समझे कि मुझे ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था ताकि ओबीसी समुदाय से आए हुए आदमी के ऊपर में बाबरी मस्जिद विध्वंस का दोष गढ़ा जा सके। ये बिल्कुल क्या उन्होंने कहा भी था, शायद अफसोस जाहिर किया था। उनके समय के जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने जो इधर उधर लिखा है, या जो मेरी समझ में बात आई है, वो ये कि उनको ये एहसास हो गया था कि उनको इसलिए बनाया गया है कि यह गलत काम उनके माध्यम से हो और उनका समुदाय इसमें बदनाम हो। तो एक मिनट जी, ये उन्होंने तब कहा था जब वो मुलायम सिंह के साथ आ गए थे जी, तब उन्होंने कहा था, पहले मुख्यमंत्री रहते नहीं कहा था, बाद में कहा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए तो हादसा हो गया, एहसास उनको हादसा होने के बाद ही हो गया। और ये बात पर मुलायम सिंह जी के यहाँ आने के बाद पब्लिकली उन्होंने बाद में कहा, अपने अधिकारियों को उन्होंने पहले ही कहा कि मेरा तो ये हो गया। अब मैं उन अधिकारी का नाम अभी क्या आपको बताऊं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है और मेरी राजनीति यहाँ पर खत्म कर दी गई है। ये योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने किया है। और ध्यान रहे उस समय में की राजनीति का क्या वातावरण था। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये करते हैं, देखिए इनका असहमति पर आक्रमण इनकी प्रवृत्ति है। असहमतियों पर ये आक्रामक होते हैं, ये इनकी मौलिक प्रवृत्ति है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन मुसलमानों, दलितों और कमजोरों की स्थिति का मामला आते ही इनमें एक विचारधारात्मक उन्मादी तत्व भी शामिल हो जाता है और ये बड़े उत्साह से उसमें आक्रमण का अपना जो है दबाव बढ़ाते हैं और वो करते हैं। और इस प्रकार से ये बार बार करते हैं। आप कुछ घटनाओं को अगर याद करेंगे तो आप देख लेंगे कि किस प्रकार से ये उस राजनीति के साथ खेलते हैं कि पहले उनको ऊंचा उठाओ फिर उनको बदनाम करो। इकरा हसन के बयान को इसी आलोक में देखना चाहिए। और इसके पहले भी जो है सो इन्होंने इस तरह के काम किए हैं और इकरा हसन के पीछे इनकी जो है सो ट्रोल आर्मी
जबरदस्त ढंग से लगी हुई है, उनको बार बार उन पर आक्रमण हो रहे हैं। इनको यह अद्भुत लगा कि इकरा हसन जीत क्यों गई, और उनको हराने के लिए तमाम तरह के तत्कर्म इन्होंने किए। दूसरी बात देखिए, गुजरात में जो इन्होंने रिसफलिंग किया, गुजरात को तो अब गुजरात के बारे में क्या कहा जाए, उन्होंने पूरे देश को गुजरात का उपनिवेश बना दिया है। और गुजरात में अगर इस बात का विरोध नहीं हो रहा है, गुजरात भारत संघ का एक राज्य है, तो जो गुजरात के प्रबुद्ध लोग हैं वे अगर बाहर आकर नहीं कहते हैं कि पूरे भारत में हमको अलग थलग कर दिया गया है। अभी सुरेंद्र सर जिधर इशारा कर रहे थे, गुजरात के चंद उद्योगपतियों, चंद कारोबारियों को लाभान्वित करके, लाभ पहुंचा करके पूरे भारत में उनके प्रति आप घृणा का प्रसार कर रहे हैं। पूरे भारत में आप उनके प्रति लोगों को असहज बना रहे हैं। गुजरातियों को लोग शक और शुबह की नजर से देखते हैं। गुजरातियों की जो छवि महात्मा गांधी के माध्यम से बनी थी, आज उस छवि का कोई महत्व नहीं रहा। तो ये तो जो पूरे गुजरात के मामले में जो ये कर रहे हैं, इसका विरोध तो खुद गुजरात से होना चाहिए था। चंद कारोबारी, कुछ लोगों, मुट्ठी भर गिने चुने लोगों के लाभ के लिए ये पूरे गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। पूरे गुजरात की हालत क्या ऐसी ही है सर। ये वो खिलाड़ी नहीं है जो गोल पोस्ट बदल देते हैं। गोल पोस्ट तो ये बदलते ही रहते हैं। असल में ये जो बॉल होता है ना, रनिंग एंड प्लेइंग बॉल, ये बॉल को ही बदल देते हैं। जिस बॉल से लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उस बॉल को छिपा लेते हैं और एक नया बॉल लेकर के जाके पोस्ट में सीधे रख आते हैं। क्या जैसे इनको अभ्यास है ना। क्या हुआ था, विवादित ढांचा कह लें या बाबरी मस्जिद कह लें या आज के राम मंदिर में कह दें, वहां पर जाके प्रभु को प्रकट करा दिया गया था ना। तो ये जो प्रभु को लाए दिखा रहे हैं, प्रभु को ये पहले भी प्रकट करा चुके थे और अदालत में ये बात आई थी कि ये हुआ था, ये षड्यंत्र हुआ था। सुरेंद्र दुबे सर बताएंगे, क्या अदालत में इस पर टिप्पणी नहीं हुई कि कैसे प्रभु वहां आए। तो ये गोल पोस्ट ही नहीं, ये बॉल भी बदल देते हैं, प्लेइंग रनिंग बॉल बदल देते हैं। और चूंकि रेफरी इनका ही है तो फिर काहे का डर, वही चिन्हित करता है, वही जो कहेगा वही न्याय है। इनकी हालत तो उस आदमी की तरह है जो रास्ते में 4 आदमी बैठा दिया है। एक आदमी अपना कोई जानवर लेके जा रहा था, बकरी लेके जा रहा था, तो एक आदमी ठग ने कहा कह रहे ये कुत्ता को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हो बांध के। तो उसने कहा कुत्ता नहीं है जी, बकरी है। फिर थोड़ी दूर पर जाकर के फिर दूसरा आदमी यही बात बोला कि कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो। तो उसने कहा कुत्ता कहाँ है जी, तो बकरी है। लेकिन जब तीसरे ने भी कह दिया तो उसे संदेह हो गया कि सही सचमुच तो ऐसा नहीं कि ये कुत्ता ही है, हम कहाँ किस चीज को ले जा रहे हैं। उन्होंने उसको कहा कि छोड़ो इसको, भगा दो, इसका रस्सी छोड़ो। तो उसने समझ लिया कि जब सब कह रहे हैं कुत्ता है तो कुत्ता ही होगा, बकरी नहीं है। तो ये इस तरह की राजनीति करते हैं, इतने तरह की अफवाह उड़ाते हैं, इतने तरह की बात करते हैं। अभी बताइए कि बिहार में अभी SIR में आज सुप्रीम कोर्ट में सर आप जानते हैं कि आज सुनवाई थी और 4 नवंबर को फिर बुला लिए हैं। अभी तक ये तय नहीं हुआ है, 6 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा। तो चुनाव में, प्रचार अभियान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो सही है या गलत है, जो भी उनका कहना है, उससे अवगत होने का जनता को मौका ही नहीं मिलेगा। जनता जो वोट करेगी, जनता को यह पता होना चाहिए कि इनकी कार्रवाइयां क्या है। तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अगर इसके पक्ष में या विपक्ष में फैसला देता है। SIR की, ये सभी जान रहे हैं कि SIR में सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की, संघ की क्या भूमिका हो सकती है, उनके विचारों की क्या भूमिका है। लेकिन 4 तारीख को जब सब चुनाव का समय समाप्त हो जाएगा, प्रथम चरण का, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। जनता को यह जानने का, इस जानकारी का अपने मत के प्रयोग में इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि ये सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। तो 4 तारीख को फिर आप कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं कि ये जो SIR की प्रक्रिया है ये वैध है कि नहीं है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर, इसकी संवैधानिकता पर आप फैसला करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर अवैध पाया गया तो क्या होगा, 4 तारीख को जाकर के चुनाव स्थगित होगा। और अगर वैध, इसका मतलब यह है कि 90% आप ये बता रहे हैं कि ये वैध है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, क्या माहौल
अदालत में क्या हो रहा है कहना मुश्किल है। इसीलिए हम जाए तो जाए किसके पास, जनता जाए तो जाए किसके पास? कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत लेकर के? सुप्रीम कोर्ट जाना क्या इतना आसान रह गया? पूरे चुनावी प्रक्रिया को ऐसा लगता है कि तहस नहस कर दिया गया और लोकतंत्र को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इकरा हसन जो आरोप लगा रही हैं उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य ही है। और गुजरात में जो ये चेंज करने जा रहे हैं, ये उस आदमी को ही बदल देंगे। और अब जिसको अब सत्ता में लाते हैं, पोस्ट पर लाते हैं, उनके सारे कार्यकाल की ताजा फाइल बना लेते हैं और फिर नए लोगों को लाते हैं और उनको बताते हैं, वही फाइल दिखाकर उनको बताते हैं कि ये सारे सुनहरे अवसर तुम्हें भी हासिल हो सकते हैं, बशर्ते तुम वफादार रहो। और पुराने लोगों को बताते हैं ये जो सुनहरा अवसर आपको हासिल हुआ था, जो आपने ये इसमें हासिल किया, उसको जनता के सामने में ला करके आपके सारी संभावनाओं को समाप्त कर देंगे। तो ये जो डबल ब्लैकमेलिंग है, एक ऑफर मेल, एक मतलब विड्रॉल मेल, तो ये डबल ब्लैकमेलिंग है, दोनों प्रकार से करते हैं। तो इनकी राजनीति का पार पाना मुश्किल है। मैं आपको कहूं, संस्कृत ये अधिक बोलते हैं। संस्कृत में एक शब्द है विष्कुंभ पयो मुखम, विष के घड़े के ऊपर में दूध अमृत का रखना। अमृत काल में यही हो रहा है, विष्कुंभ पयो मुखम। इनकी हितैषिता में भी विष भरा होता है, इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। इस विष्कुंभ पयोमुखी राजनीति से भारत को जाने कब मुक्ति मिलेगी। सर जी जी प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र दुबे जी, एक तो वो प्रश्न जानकी मंदिर वाला जो बात की योगी महाराज ने, दूसरा एक साथ ही में जुड़ा हुआ प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। खट्टर के पास मनोहर लाल खट्टर आते हैं, सीधे सीधे संदीप लाठर के घर जाते हैं, उनके परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। आईपीएस पूरन कुमार क्या नहीं जाते हैं, वहां चिराग पासवान को भेजा जाता है और पूरा तिलक नीचे से लेके ऊपर तक, इतना बड़ा तिलक तो कोई ब्राह्मण भी नहीं लगाता होगा जितना बड़ा तिलक जो है चिराग पासवान लगाते हैं। और दलितों पर और वंचित जाति के लोगों पर किस तरीके से उनका अपमान किया जाता है जब वो घोड़ी पे भी चढ़ जाए, तिलक तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें पूरन कुमार के बाद खट्टर, खुल्लर, कपूर, रस्तोगी, ये सब जो है एक तरीके से लामबंद हो गए हैं और पूरन कुमार को विलन बनाया जा रहा है। इसके पीछे की राजनीति और जानकी मंदिर वाला जो पहले वाला प्रश्न था। चलिए, सबसे पहले चिराग पर बात कर लेते हैं। लंबा तिलक लगाते हैं, ये वो तिलक जो है वो भक्ति वाला तिलक नहीं है। ये तिलक जो है सत्ता के खून का तिलक है। एक कहावत है कि फलाने के मुंह में सत्ता का खून लग गया है। तो जो जितना लंबा तिलक लगाए हैं वो उतना चौड़िया कर माल पानी घसीट रहा है। और कभी कभी तिलक लगाने की प्रक्रिया में लोग इतना लंबा तिलक लगा लेते हैं या चेहरे पर इतना चंदन मल लेते हैं कि उनका चेहरा बड़ा विभत्स दिखने लगता है। हम लोग जब चंदन लगाते थे तो सुंदर बनने के लिए गंगा जी पर गए स्नान करने, तो जो गंगा पुष्टि होता था वो एक शीशा भी देता था, तो हम देखते रहते, उसको कहते कि नहीं बस इससे ज्यादा नहीं, हमको बिल्कुल मतलब बंदर बनाने की कोशिश ना करो। अब जो जितना बड़ा बंदर वो उतना बड़ा सिकंदर। तो वो बात करते रहते, अपना उनका एक अंदाज है। और ये तो मैं देखिए, आप देखिए कि जितने लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं, बैकवर्ड्स के और दलित के। अब मैं चूंकि ब्राह्मण हूं तो मेरे ऊपर दूसरा आरोप भी लग सकता है, लेकिन हम इसकी तो परवाह करते नहीं, क्योंकि अगर इसकी परवाह करेंगे तो फिर हम आपके यहाँ डिबेट नहीं कर पाएंगे, तो घर में बैठे रहेंगे। हमारी राष्ट्रपति है मुर्मू जी, कभी आपने देखा किसी मामले को बोलती हैं? क्यों उनको बैठा दिया गया, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया जा रहा है? हटाइए, जो आपको उनको कुछ करना ही नहीं है तो एक एग्जीक्यूटिव अफसर बैठा दीजिए, वो अपना काम कर देगा। जब वायसराय वहां बैठ करके बैठ रहते थे तो वायसराय देश का शासन करते थे, और अभी भी जो हमने इनहेरिट किया उन्हीं के नाम पर करते हैं कि प्रेसिडेंट is pleased to appoint you. President has advised this.
प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसमिस यू। और साहब कुछ भी होता रहा इस देश में, वो तो दलितों वंचितों के ग्रुप से सेलेक्ट हुई है, वो पूरन कुमार पर क्यों नहीं बोलती? वो जो एएसआई को हत्या दिखाया जा रहा क्यों नहीं बोलती? कुर्सी पर जो जो पहुंच जाता है या तो गूंगी गुड़िया हो जाता है या दलालों की भाषा बोलने लगता है। असली संकट लोकतंत्र के सामने ये है, जिस पर खुद दलितों को भी ध्यान देना चाहिए कि जिनको वो चुन रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। बैकवर्ड्स के नाम पर परिवार के लोग सारा आरोप कांग्रेस पर लगाएंगे, परिवारवादी पार्टी। और जितनी बैकवर्ड पार्टी, कहीं पति पत्नी है, कहीं बेटा है, भाई है। चिराग के यहाँ चाचा और भतीजा रह गए, पहले मतलब भाई सब थे। तो सारा विकास जो है, सारी समस्या अपने परिवार को बढ़ा देने की और उनकी हैसियत। आप देखिए इस चुनाव में और 20 वाले चुनाव में अंतर है। 20 के चुनाव में चिराग पासवान कहते थे कि मोदी जी का मैं हनुमान हूं। अब ये नहीं कहते कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। अब ये भी नहीं कहते कि मैं जामवंत हूं, जहां खड़ा हो जाऊंगा वहीं हमको कोई हिला नहीं पाएगा। बस हूं, सत्ता का सुख लूट रहा हूं दलितों के नाम पर। अब आते हैं सीतामढ़ी। तो मुझे लगता है जब सीता जन्मभूमि के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। क्या भाजपा वाले उनकी भी जमीन हड़पने के चक्कर में, हमारे यहाँ जो मंदिर बना, मंदिर छोटा मोटा था ही पहले। देखिए पहला फ्रॉड क्या किया गया कि भगवान ही वहां से गायब है। वो बाल स्वरूप मंदिर है, उन्हीं के नाम पर, रामलला के नाम पर मुकदमा लड़ा गया। वहां एक 3-4 फीट की साउथ इंडिया से बनी मूर्ति लगाई गई है ताकि फोटो बढ़िया आए। और जो असली भगवान है, सुनते हैं कि कहीं नीचे उनके चरण में बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं गया नहीं तो मैं इस बात को कोई मैं बहुत दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। तो हमने एक आध भक्त से कहा था, उनका नहीं भैया आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कुछ नीचे है। तो हम कहा उनके साउथ इंडिया वाले भगवान के चरण बैठे कि हुजूर आप आइए, आपके संरक्षण में हम यहाँ बैठे हुए। ये है राम मंदिर। वहां इर्द गिर्द जितनी जमीन थी उसको रातों रात किसानों से 1000 रुपए स्क्वायर फीट में लिया और 2 घंटे बाद ही 10,000 रुपए स्क्वायर फीट पर हुआ। और उसके पार पूरा खूब अखबारों में भी आया, कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं। और इसीलिए देखिए बीजेपी ने जुडिशरी को भी साधा। इसीलिए अगर आप इनसे ज्यादा बवाल करें तो कहते जाइए फिर मुकदमा कर दीजिए हमको, क्योंकि उनको मालूम वहां तो अपने आदमी बैठे ही है, आप कर लीजिए जो मुकदमा करना। ऐसे ही अगर सीतामढ़ी में मंदिर बनाने के प्रयास में लग गए, अगर सरकार बन गई, पता नहीं लगेंगे नहीं लगेंगे, तो वहां की जमीन इसी ढंग से सारी खा जाएगी। आज अयोध्या, दुनिया के सारे बड़े बड़े देश अपनी प्राचीन संस्कृति को बरकरार रखने के लिए पुराने नगरों का संरक्षण करते हैं। ये हमारा देश एक ऐसा देश है जहां राम की नगरी को तोड़ताड़ बराबर कर दिया। वाराणसी में उसको कहा इसको हम क्योटो बना देंगे। अरे भाई अगर काशी को क्योटो बना दोगे तो हमारे भगवान शिव कहाँ रहेंगे? भाई काशी के बारे में तो कहा जाता है ना कि शिव भगवान की नगरी है और काशी उनके त्रिशूल पर बसी हुई। आपने कहा नहीं क्योटो बना देंगे। तो भाई क्योटो बनाना है तो भाई क्योटो तो अपना चले जाएंगे लोग, देखेंगे जाके जहाँ क्योटो। ऐसे ही काल भैरव मंदिर में किया गया। ये जो लोगों की इन लोगों का जो तौर तरीका है भगवान के नाम पर बात करना, भगवान के नाम पर ठगना, क्योंकि उनको खुद मालूम है। लेकिन एक काम इनके होने से जब भी इस देश के लोग इससे छूटेंगे, एक काम बहुत अच्छा हो रहा है कि देश के लोगों को ये पता चल रहा है कि भगवान नाम की जो सत्ता जिस पर हम लोग बड़ा गर्व करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो ये इन लोगों की बदतमीजियां रुकती
ये तो सारे काम कर रहे हैं, जमीन भी चोरी कर रहे हैं, मर्डर भी करा रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। शाम को चिल्लाते हैं कि ये 75 करोड़ वाला जो है चक्की पीसी और बाद में खुद उसको गले में लगा लेते हैं। और क्या साहब उनकी वॉशिंग मशीन है, हमने एक नई वॉशिंग मशीन अभी खरीदी है कंपनी की, हम उससे कपड़े नहीं धो पाते, ये बड़े बड़े नेता धो देते अपनी वॉशिंग मशीन और बिल्कुल सही। स्वच्छ उज्जवल निकल आते हैं। तो है तो ये करामाती लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखते हैं आगे चल के इनको जी, ये देश को लोग समझ पाते हैं या ऐसे ही फंसे रहते हैं। जी जी। आपने सही वर्णन दिया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी एडवांस है कि आदमी को भी डालते हैं तो वो सफेद निकलता है धो के। मैं ये फोटो दिखाता हूँ आपको, ये खट्टर साहब पहुंचे एएसआई के यहाँ, संदीप के यहाँ, पूरन कुमार के यहाँ नहीं गए। तो इसका मतलब यह है कि एक लॉबी जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो सेंटर में बैठी है और पूरे परिवेश को कंट्रोल कर रही है, और यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर ही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आता है। हरियाणा पुलिस, नायब सिंह सैनी सीएम है और कहा जाता है कि खट्टर साहब उनके बॉस हैं। तो खट्टर साहब डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं कि हरियाणा में कौन डीजीपी होगा, क्या करेगा। वकीलों ने भी बहुत चीजें बताई, अचल संपत्ति कितनी है, डीआईजी जी के पास 1,60,00,000 रुपए किराया आता है उनको। तो ऐसे डीजीपी तो भगवान अगर हो तो उनको तनख्वाह की भी क्या जरूरत है, 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह तो उनके लिए पॉकेट चेंज है। मैं प्रफुल्ल जी आखिरी कमेंट के लिए आता हूं, 4 मिनट का समय बचा है, और ये बात मैं आपसे ओबीसी आरक्षण पर करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 9,000 नियुक्तियां सिर्फ ओबीसी आरक्षण न मिलने की वजह से अटकी हुई है। साफ है कि भाजपा सरकार की नियत आरक्षण देने की नहीं बल्कि टालने की है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण, अब हाई कोर्ट में मामला चला गया है और ये मामला अब लंबित हो गया है। और दूसरी तरफ बिहार में दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट में मैथिली ठाकुर एक पार्श्व गायिका हैं, फोक सिंगर हैं, उनको टिकट दी गई है। मिश्री लाल यादव, जिनकी वजह से 2 सीटें पिछली बार इनके पास आई थी, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि उनके पास कंफर्म था कि उनको टिकट मिलेगा। उन्होंने बड़े भावुक होकर कहा कि बल्कि ये सिर्फ पिछड़े दलितों का ही नहीं, ये मेरा भी अपमान किया जा रहा है। एक विधायक के तौर पर मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मेरे लिए भाजपा में अपनी गरिमा बनाए रखना मुश्किल हो गया है। मेरी वजह से एनडीए 2 विधानसभा क्षेत्रों में जीता, लेकिन भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी हो गई है। उनका जज जायज भी है क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया। नतीजा क्या मिला? उनका टिकट काटकर कल पार्टी में शामिल हुई एक लड़की को दे दिया गया। दोनों बातों पर, आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और इनकी टिकट जो कटी है उस पर। अनम्यूट कर लीजिएगा। आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर ने बिल्कुल ठीक ही कहा, वो तिलक का मामला आपने ठीक ही उठाया। देखिए क्या ये राजनीति शुरू हुई थी तिलक, तराजू और तलवार के संदर्भ को लेकर के। अब तिलक तो इन्होंने ये ले लिया और तराजू तो कहाँ भीतर में छिपा हुआ है और तलवार भी भीतर भीतर ही है, क्योंकि तिलक का इस्तेमाल हथियार की तरह करने की कोशिश हो रही है। तो इन पर क्या कहना है? देखिए आपने जानकी मंदिर की बात कही। मिथिलांचल पुनौरा धाम जो है, जहां जानकी मंदिर स्थापित होनी है, उस जगह का नाम है पुनौरा धाम, जो सीतामढ़ी में है। तो सीता माता की नैहर हुई और नैहर में हर स्त्री के लिए कम से कम, मैं मिथिलांचल में तो कह सकता हूं और तमाम जगहों पर भी, नैहर में स्त्री की महत्ता पुरुष से ज्यादा होती है, यानी कि उसके पति से ज्यादा होती है। उसकी सबकी पहचान होती है वहां पर कि किसका पति है। जिस नैहर में जो महिला रहती है उसके पति के रूप में उनकी पहचान होती है। उनकी अपनी पहचान उस महिला से होती है जिसके वे पति होते हैं। अच्छा, पुरुषों के साथ भी, महिलाओं के साथ भी ससुराल में ही होता है। और जब ससुराल जाती हैं तो लोग यही पहचानते हैं कि फल्ला की बहू है, फल्ला की पत्नी है। तो ये पहचान का भी एक संकट है। इन लोगों ने जब पुनौरा धाम में मंदिर को डिजाइन किया है तो हमने सुना है कि वहां मंदिर की ऊंचाई अयोध्या में राम मंदिर की तुलना में कुछ कम रखी जाएगी, ऐसा डिजाइनकार को बताया गया है, क्योंकि राम के साथ उनकी तुलना कम होनी चाहिए। जबकि उनके भक्त कवियों ने दोनों को समान माना। और राम का मंदिर अलग बने और सीता का मंदिर अलग बने, ये यही सोच सकते हैं
क्योंकि माता पिता को अलग रखने की प्रवृत्ति इनमें है। जब सीता को वनवास दिया गया था राम अयोध्या में किसी के कहने पर, और जब वाल्मीकि आश्रम में सीता गई थी, तो वह वाल्मीकि आश्रम मिथिला में नहीं है। मिथिला में यह कहा जाता है, सभी जगह यह कहा जाता है बेटी को विदा करते समय कि यहाँ से जहां से डोली उठ रही है वहां तुम्हारी अर्थी भी नहीं लौटनी चाहिए, तुम वहां जाकर के अपना करो। तो सीता मैया लौट करके निष्कासित होने के बाद अयोध्या से वे मिथिला नहीं आई थी। इस मिथिला में ये बनाने जा रहे हैं अपनी राजनीतिक सुविधा। बड़े बड़े पंडित लोग हैं, ध्यान देंगे, हालांकि उनका मुंह भी भरा हुआ है। जो सांप होता है ना, सांप, उसका मुंह भर दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था अपनी कविता में कि फनी वाले मनी वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। उसके और भी अर्थ हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मनी वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। ये जहर से, हीरों से उसका मुंह भर देते हैं, सोना से मुंह भर देते हैं। सारे शास्त्र की चुप है, लेकिन इसका जवाब उनको तलाशना चाहिए। बहरहाल ये मेरा उतना विषय नहीं है। सर ने प्राचीनता की बात की। देखिए, एंटीक्विटी का इतिहास में और पुरातत्व में एंटीक्विटी का बहुत महत्व है। इन्होंने पूरी की पूरी एंटीक्विटी को तहस नहस कर दिया है। जहां पर हमारे विकास होने के, हमारे विकसित होने के सबूत रहते हैं, जहां हमारे सामाजिक रेशा, जो सोशल फैब्रिक, जो कल्चरल फैब्रिक्स, उनके जो मूल तत्व होते हैं, उसके जो आप उसको कह लें कि उसमें जीवाश्म रहते हैं, सांस्कृतिक जीवाश्म, उन तमाम फॉसिल्स को, जीवाश्मों को इन्होंने नष्ट कर दिया है। और ये पूरे के पूरे स्मृति विलोपन में लगे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि स्मृति वही जिंदा रहे जो इनकी मनुस्मृति से मिलती है, मनु संहिता से मिलती है। सिर्फ मनु की स्मृति रहे जिंदा, बाकी तमाम स्मृतियां मिट जाए। तो इनके कहने क्या है, इनके मामले अलग हैं। मैथिली ठाकुर को जिस ढंग से दिया गया, मैथिली ठाकुर कलाकार हैं, अच्छी कलाकार हैं, बेहतर कलाकार हैं। ऐसे लोगों के लिए तो राज्यसभा, यहाँ जहाँ दोहरी सदन है, जिस राज्य में द्विसदनीय राज्य व्यवस्था जहाँ है, वहाँ एमएलसी की जगह है। इनको वहां नामित करना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व में, लोक आकांक्षा में, किसी अन्य क्षेत्र में अगर आपका कोई यश अर्जित हुआ है, कुछ आपने काम किया, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आपका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसकी पद्धति दूसरी है। लोक के माध्यम से निचले सदन में जो लोग सुन करके आएंगे, उनको लोक के बीच से, जो लोगों के बीच में संघर्ष करते हैं, उनके सुख में दुख में साथ होते हैं, जैसे कि मिश्री लाल यादव, तो उनकी संभावनाओं को काट करके आप एक ऑर्नामेंटल कैंडिडेट को सामने दे रहे हैं। जो कलाकार का महत्व हम कम नहीं कर रहे हैं, उनके देने का औचित्य को हम कम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मिश्री लाल यादव के साथ अन्याय हुआ, और ऐसा अन्याय करते हुए आप जरा भी नहीं हिचकते हैं। ये आपके स्वभाव के अनुकूल है। आपको देना ही था तो एमएलसी बनाते, राज्यसभा का मेंबर बना देते, समय पर लोग नामित किए जाते हैं। अगर नहीं तो क्यों सचिन तेंदुलकर को क्यों नहीं चुनाव में लड़ा देते, क्यों उनको दिया? लता मंगेशकर को चुनाव में खड़ा कर लेते ना। तो लता मंगेशकर तो इतनी बड़ी गायिका थी, सबकी आदरणीय थी, उनको तो चुनाव में खड़ा नहीं किया गया। ये इनको गलत रास्ता दिखला रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अभी उनका भविष्य है, मैं तो शुभकामना उनको देता हूँ कि अब पता नहीं उनकी शुभकामनाओं के लिए मैं क्या कहूँ। उनकी तो जीत में भी हार होगी, हार में भी जीत होगी, बहुत कम है उम्र है उनकी। लेकिन ये एक अन्याय पर खड़ा, किसी कलाकार का भविष्य निर्मित नहीं हो सकता है जो किसी अन्याय पर खड़ा होकर के किया जाए। तो उनको, जो मिश्री लाल को, तो अन्याय का शिकार होना पड़ा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें मैं दो बातें और जोड़ देता हूं। सामाजिक समानता के दावे और वास्तविकता में अभी भी बड़ा अंतर है। आपने राष्ट्रपति मुर्मू का एग्जाम्पल देखा, आपने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल देखा। अभी भी समाज का आधा हिस्सा सामाजिक अपमान और ऊंच नीच की वीडियो में जकड़ा हुआ है, और ये सच्चाई है। और इस पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि सत्ता में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर समाज के सम्मान में बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सत्ता में आप प्रतिनिधित्व दे दीजिए, किसी को सीएम बना दीजिए, किसी को राष्ट्रपति बना दीजिए, पर क्या उनको समाज में उतना सम्मान मिल रहा है? ये सिर्फ ये दर्शाता है, दिखाता है कि बी आर गवई पर जो जूता उठाया गया कि कुर्सी पर भी बैठा हुआ आदमी अब सुरक्षित नहीं है। पहले कुर्सी का सम्मान होता था, सीजीआई की कोर्ट है भाई, आपने जूता उठाया, सीजीआई की अवमानना की है तो उसमें आपको जेल जाना पड़ेगा।
और अब लोग कहते हैं कि वो सीजीआई पे जूता नहीं उठाया था, वो जस्टिस गवई पे जूता उठाया था। उसके दोनों के मायने अलग हैं। और तमाम आपके जो बार काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट और प्रेजेंट में मेंबर हैं, वो इस बात को उचित ठहरा रहे हैं। मतलब जुडिशरी और वकीलों को आपस में लड़वा दिया गया है। तो समाज के सर भीतर जी, जी। सर, यही तो इनकी राजनीति है। इसी को कहते हैं भेदभाव। भेदभाव में होता क्या है कि अभेद में भेद का संस्थापन और भेद में अभेद का संस्थापन। जहां अंतर है उसके अंतर को मिटा देना और जहां अंतर नहीं है वहां अंतर पैदा कर देना। इसी को द्वेष कहते हैं। एक को दो देखना, द्वेष जो है, एस का अर्थ होता है देखना, खोजना, तो द्वेष मतलब दो देखना। एक चीज है उसको दो देखना। सीजीआई गवई और जो है मुख्य न्यायाधीश एक हैं, इनमें भेद करके भेदभाव किया जा रहा है और जो कि द्वेष फैलाने के काम आएगा। जी, एक में दो को देखना। दोहरे मापदंड हैं, दोहरे मापदंडों जी। को चिन्हित करके इनको उजागर करना, यही हमारा काम है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सुरेंद्र दुबे जी और प्रफुल्ल खौलखियान साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू।